हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट जो है क्विक रिवीजन की तरफ रहता है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो को हम ऑल इंडिया रेडियो पर हम फोकस कर रहे हैं और ये हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। साथ के साथ में हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करते हैं ताकि बिल्कुल करंट अफेयर की अप्रोच हमारी उसी तरह से रहनी चाहिए जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो इनिशिएटिव्स है वो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। वीडियोज़ जो यूट्यूब पर अपलोड की जाती है वो बिल्कुल फ्रीली है, आप उनको देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि एडिटोरियल एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली अगर हम बात करें मेंस के लिए। हमें एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलती है कंसेप्ट के रिगार्डिंग। और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी की अगर हम बात करें तो देखो, वन ऑफ द थर्ड पिलर, ठीक है, हम बात करते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो जुडिशरी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और हमारे यहाँ पर संविधान जो है वो सर्वोपरि है, तो उसके अंडर अगर हम बात करें कि पावर जो है वो तीनों में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन तीनों में डिवाइड की गई है। और चेक एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल जो है वो हमारे यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अब रिसेंटली कुछ कंसर्न रेज हुए हैं जिसकी वजह से इंडियन जुडिशरी जो है वो काफ़ी न्यूज़ में आ रही है और काफ़ी जो है वो हाईलाइट हो रही है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो एक तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उनको लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो कंसर्न रेज हो रहे हैं कि कलीजियम सिस्टम जो प्रॉपर जो है वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी फॉलो नहीं की जाती और कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म को फॉलो किया जा रहा है। वहीं दूसरी साइड पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो इंटरफेरेंस हो रही है इंडियन जुडिशरी में, तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। प्लस इसके ऊपर एक केस हो गया अभी रिसेंटली, अगर हम बात करें जस्टिस यशवंत वर्मा केस, उनके रेजिडेंस में जो है वो कुछ स्टोर में आग लगी और कुछ पैसे जल गए। तो उसके बाद अगेन उससे क्या हुआ कि इंडियन जुडिशरी अगेन हाईलाइट होगी। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट रहेगा वो कुछ जो है वो चैलेंजेस को डिस्कस करना रहेगा। प्लस साथ में हम कुछ सोल्यूशन पर भी जो है वो फोकस करेंगे कि हम किस तरह से जो है वो एक बैलेंस्ड आंसर लिख सकते हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो आंसर राइटिंग की तरफ है। और इस जो ये आज वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी PDF आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ये केस हुआ है अभी जस्टिस यशवंत वर्मा वाला, तो इसमें जुडिशरी ने रिस्पॉन्स किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है। एक तो ये पॉइंट हो गया। इन हाउस कमेटी अपॉइंट की गई थी CGI के द्वारा टू इन्वेस्टिगेट द वोल केस, और अगर केस इन्वेस्टिगेशन में जो पर्सन है वो गिल्टी पाया गया तो फिर उसके अगेंस्ट जो है उनको जो है वो ऑफर किया जाएगा कि वॉलेंटरी रिजाइन कर दे, नहीं तो फिर इम्पीचमेंट होगी। इम्पीचमेंट की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर उनको इन्फॉर्म करेंगे CGI, देर आफ्टर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा और फिर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जो है वो जज को रिमूव कर दिया जाएगा। तो एक तो ये प्रोविज़न रहता है। और साथ में यहाँ पर जो है वो फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी काफ़ी जो है वो हाईलाइट होती है, क्योंकि अभी तक कि अगर किसी भी जज के अगेंस्ट क्रिमिनल जो है वो एक्टिविटी जो है गिल्टी प्रूफ हुए हैं तो उनके अगेंस्ट कोई प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। और गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। गवर्नमेंट इंटरफेयर कैसे कर रही है? एक तो देखो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया था कि ये वॉलेट कर रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। 2015 में इसको जो है वो स्टक डाउन कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। साथ में सेकंड के और किस तरह से गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, वो डिले और इग्नोर करती है अपॉइंटमेंट। फाइनल अपॉइंटमेंट तो गवर्नमेंट नहीं करनी है, कलीजियम सिस्टम सिर्फ रिकमेंडेशन देता है। हालांकि वो रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होती है, ये भी ध्यान रखना है और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। देन उसके बाद कोलिजियम सिस्टम में भी जो अपॉइंटमेंट से लिंक करता है, जिसमें 4+1 की रेशो रहती है, 4 जो है वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं और 1 जो है वो CGI होते हैं, तो ये रेकमेंड करते हैं। और ये 3 जजेस केस के बाद जो है वो इवॉल्व हुआ था। और कोलिजियम सिस्टम में भी ट्रांसपेरेंसी को लेकर कंसर्न रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर फेवरेटिज्म को फॉलो किया जा रहा है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो इशू रहते हैं। प्लस जो अपॉइंटमेंट है वो रिकमेंडेशन, इंटरनल रिकमेंडेशन बेस्ड रह रही है रेदर देन मेरिट। तो इतने बड़ी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में अगर या हाई कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट हो रही है तो वो मेरिट बेस्ड नहीं हो रही है अगर, तो वो एक कंसर्न रहता है। देन उसके बाद यहाँ पर करप्शन के रिगार्डिंग भी इश्यूज़ रहते हैं। और सुजेशंस क्या है? सुजेशन सबसे पहला है कि एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए जिसमें ना तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो, ना तो जिसमें क्या हो सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस हो। एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए। जुडिशियल कंप्लेंट
कमीशन की अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है रिगार्डिंग कंप्लेंट्स या फिर कोई भी जो इशू रहता है रिगार्डिंग द जुडिशरी या जजेस, उसको सॉल्व किया जा सके। स्पेशली जजेस के अगेंस्ट कोई करप्शन या कोई इश्यूज रहते हैं उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के अलग से कमीशन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में, ताकि हम एलिमिनेट कर सके फेवरेटिज्म को और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये दोनों पॉइंट्स रहते हैं। कंक्लूजन में अगर हम बात करें, देखो हमें फेयर और इफेक्टिव जुडिशरी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों का जो विश्वास जो है वो इंडियन जुडिशरी में बना रहे। तो इसके लिए हमें जो इंटरनल फ्लॉज और जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और एक बैलेंस्ड जो है वो अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, ताकि हम जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को भी इंश्योर करें और एक अकाउंटेबिलिटी भी हम जो है वो मेंटेन करके रखें। तो इसके लिए हमें रिफॉर्म्स करने चाहिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट में और जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है उसमें। तो ये पूरा एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेनाकाकू आइलैंड के बारे में। ये जो आइलैंड है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में, और जापान ने जो है वो सीरियस कंसर्न रेज किए हैं प्रोलॉन्ग्ड इंक्लूजन ऑफ चाइनीज़ कोस्ट गार्ड शिप नियर द ईस्ट चाइना सी। तो सेनाकाकू जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसके पास में चाइना की जो है वो कोस्ट गार्ड शिप देखी गई, तो उसके बाद जो है वो जापान ने कंसर्न रेज किए हैं। ये टेरिटरी अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली अगर जो है वो बात करते हैं तो जापान के कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पर चाइनीज़ लोग रहते हैं, तो इसलिए चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा पार्ट है। और ताइवान के पास में जो है वो ये आइलैंड है, और ये आइलैंड का अगर हम बात करें एरिया अराउंड 6.3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका टोटल जो एरिया है, और ये अनइनहेबिटेड रीजन है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, बहुत रेयर जो है वो यहाँ पर लोग रहते हैं। और जापान इसको अभी रिसेंटली जो है वो एडमिनिस्टर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो आइलैंड है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें चाइना में जो है वो इस आइलैंड को जो है वो देवयोकू आइलैंड कहा जाता है। तो चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा है, और ईस्ट चाइना सी में, तो ईस्ट चाइना सी में अगर चाइना किस टेरिटरी को क्लेम करता है दैट इज सेनाकाकू, ताइवान के पास में है। और ताइवान और चाइना को लेकर एक बार एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन बन रखा है, दैट इज वन नेशन सोल्यूशन। वन नेशन सोल्यूशन जो है वो फॉलो किया जाता है चाइना और ताइवान के केस में। और टू नेशन थ्योरी किसके लिए दी जाती है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये साउदर्न कर्नाटका में है, सराउंडेड बाय द कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, इन तीनों के जंक्शन पे है, ट्राई जंक्शन पे। और ये जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो आपको याद रखना है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मैनन बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर। और टोटल मैनन बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर 18 जो है वो साइट्स भारत से इंक्लूड हो चुकी है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 12 है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों जो है वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मिलते हैं। तो वेस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है और जो ईस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस बांदीपुर टाइगर रिजर्व सराउंडेड करता है किससे, नगरहोल टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, मधुमलई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, वयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में, ये तीनों इसके साथ में है। प्लस दो नदियां हैं इंपॉर्टेंट, एक नॉर्थ में बहती है और एक दूसरी साउथ में बहती है। तो जो नॉर्थ में बहती है दैट इज काबिनी रिवर, और साउथ में जो बहती है दैट इज मोया रिवर। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि बाउंड्री बनाती है बांदीपुर टाइगर रिजर्व की। क्लाइमेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पर, और जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वेट और ड्राई सीजन आपको देखने को मिलेंगे। फ्लोरा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ड्राई डेसिडियस से लेकर ट्रॉपिकल मिक्स डेसिडियस तक जो है आपको यहाँ पर जो वेजिटेशन देखने को मिलेगी, जिसमें रोजल वुड या सैंडल वुड जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी वाइल्ड एशियन एलिफेंट की, और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा जो है वो एलिफेंट भी है। उसके बाद यहाँ पर बंगाल टाइगर, गौर, स्लॉथ बियर भी जो है वो देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आरबीआई ने रिसेंटली जो है वो पेनल्टी इम्पोज किया एचडीएफसी के ऊपर और पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर। तो एचडीएफसी के ऊपर ₹75 लाख की पेनल्टी इम्पोज करी है, और अगर हम बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक की तो 68.2 लाख रुपीज़। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में, लेकिन आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आरबीआई के जो अभी प्रेजेंट जो गवर्नर है वो कौन है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस आरबीआई की कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, याद रखना। 3 जो है उसमें गवर्नमेंट साइड से होते हैं, 3 जो है वो आरबीआई की साइड से होते हैं, और आरबीआई के जो गवर्नर है वो उसके एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट्स। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, किसको, अजय सेठ को, ये आईएएस ऑफिसर है। अदर अपॉइंटमेंट या अदर फाइनेंस सेक्रेटरी, अदर सेक्रेटरीज की अगर हम बात करें तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो अजय सेठ आते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम 1 जो है वो पीके मिश्रा है, और सेकंड शक्तिकांत दास। अभी रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, और ये फॉर्मर जो है वो आरबीआई गवर्नर भी थे, तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आरबीआई को पढ़ना। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट अनिरुष चावला। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी दीप्ति गौर मुखर्जी।
फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। होम सेक्रेटरी अगर हम बात करें तो गोविंद महान। कैबिनेट सेक्रेटरी अगर हम बात करें तो टीवी सोमनाथन। सेक्रेटरी ऑफ DPIIT अमरदीप सिंह भाटिया। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो आपका 27 मार्च को होता है और थीम अगर हम बात करें इस साल की थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस जो है वो थीम रहेगी। देन उसका राणा सांगा के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल नहीं जाएंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, हम डिस्कस करेंगे अबाउट राणा सांगा। तो राणा सांगा मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राणा, 1508 से लेकर 1528 तक जो है वो उन्होंने रूल किया मेवाड़ के ऊपर, जो कि प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश को कंट्रोल करता है, यानी कि इस रीजन पर जो है वो राणा मेवाड़ का रूल था उस टाइम पर। और कैपिटल जो थी वो थी चित्तौर, जो आपको याद रखना है, चित्तौर जो है वो कैपिटल थी। और राणा सांगा का जो है वो महाराणा संग्राम सिंह भी कहते हैं, लेजेंडरी राजपूत रूलर, ठीक है, जो कि सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनका बर्थ 1482 में हुआ था। राणा रायमल, यानी कि इनके फादर कौन थे, राणा रायमल, ठीक है। ये थ्रोन पर बैठते हैं मेवाड़ की 1508 में, एक सक्सेशन के बाद सक्सेशन स्ट्रगल रहता है इनके राणा बनने के लिए। और उसके बाद जो भी ये इन्होंने इंटरनल चैलेंजेस, जितने भी इनके पास इंटरनल चैलेंजेस आए, इन्होंने उसको एड्रेस किया और उतने ही स्ट्रांग और कैपेबल रूलर जो वो बने। मिलिट्री अचीवमेंट्स अगर हम बात करें तो मेवाड़ का एक्सपेंशन इन्होंने किया है। इन्होंने जो लोधी डायनेस्टी थी उसके इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे लाइक इब्राहिम लोधी, उसको भी डिफीट किया। और अगर हम बात करें जो राजपूत क्लैन से उनके साथ अलाइंस करी, और फिर उन्होंने देखो मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी सेकंड, इसको डिफीट किया और टेरिटरी को जो है वो इंक्लूड कर दिया अपने पास। जो गुजरात का सुल्तान था, ठीक है, मुजफ्फर शाह सेकंड और लोधी रूलर्स, इनको भी डिफीट किया है। बैटल ऑफ कातोली आती है 1518, जिसमें एक बार डिफीट किया इब्राहिम लोधी को। देन उसके बाद यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश पे कंट्रोल कर दिया, पूरा प्रॉपर कैप्चर कर दिया जो मुगल्स की टेरिटरी थी। उसका बैटल ऑफ धौलपुर 1519, इसमें अगेन जो है वो इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था और इससे नॉर्थ इंडिया पर जो है राजपूतों की इन्फ्लुएंस हो गई थी। बैटल ऑफ खानवा में अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल रही है और इस बैटल में बाबर से जो है वो हार जाते हैं। लेकिन हारने का जो कारण रहता है वो एक तो बाबर के जो सुपीरियर टैक्टिक्स थे और दूसरा बाबर ने गन पावर का यूज़ किया था और आर्टिलरी का। आफ्टर द बैटल में हारे थे लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई थी। उनको उन्हीं के ही जो लोग थे उन्होंने जो है वो, उनके जो नॉबल्स थे उन्होंने उनको जो है वो जहर दे दिया था और 1528 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडिया जो है वो इसका चेयरपर्सन बन गया है 2 साल के लिए और चेयर कब से शुरू होगी, नवंबर 2025 से। और अगर हम बात करें यहाँ पर फिर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट रहने वाले हैं 2 साल तक, तो एक तो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा ताकि जो इंडियन ओशन रीजन है उसका जो बजट है उसको एनलार्ज करे, इंटीग्रेट करेगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ ताकि डाटा मैनेजमेंट और पॉलिसी एनालिसिस प्रॉपर पूरी हो, और मैरीटाइम रेडी कोर्सेज विद एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लाइक ये भी क्रिएट करेगा जिसमें सभी नेशंस की कोलैबोरेशन फिर रहने वाली है। अगर हम बात करें इंडियन ओशन रीजन के बारे में तो इसको एस्टेब्लिश किया गया 1997 में। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है रीजनल कॉपरेशन की तरफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, जो भी इंडियन ओशन में जो है वो कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही है। की फीचर्स अगर हम बात करें तो इसमें 23 जो है वो मेंबर्स है, लाइक अगर हम बात करें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और यूएई इंपॉर्टेंट मेंबर्स है। इसमें 12 जो है वो डायलॉग पार्टनर्स भी है। अगर हम बात करें यूएसए, चाइना और यूरोपियन यूनियन, कुछ एक कॉमन एग्जांपल। यूरोपियन यूनियन में अगर हम बात करें तो 27 मेंबर्स है इसमें टोटल। और अभी अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग, जो हमें याद रखना है कि भारत रेगुलर जो है यूरोपियन यूनियन के साथ एंगेज हो रहा है, और यूके ने जो है वो लेफ्ट कर दिया था यूरोपियन यूनियन को 2020 में। और यूरोपियन यूनियन में 27 प्लस एक पॉइंट और याद रखना है कि अफ्रीकन यूनियन, ये भी आजकल न्यूज़ में चल रही है, इसमें टोटल कितने मेंबर है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना है मॉरिशस में है, और इसमें जो अपेक्स बॉडी है उसका नाम है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, जो कि एनुअली मीटिंग करती है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के, तो उसमें सबसे पहला आता है कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना है और साथ में बैलेंस डेवलपमेंट जाओ रीजन में लेकर चलना है। रीजनल जो कॉपरेशन है उसको एनहांस करना है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सोशल डेवलपमेंट के केस में जो भी चैलेंजेस रहते हैं रिलेटेड टू द मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज, उन सभी को मिलकर एड्रेस करना यहाँ पर टारगेट है। फिर हमारे यहाँ पर 6 प्रायोरिटी एरियाज भी है। अगर हम पहले की बात करें दैट इज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, जिसमें इंश्योर करें सेफर एंड सिक्योर मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलेशन, जिसमें हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ट्रेड पार्टनरशिप की तरफ फोकस करते हैं। फिशरीज मैनेजमेंट, ताकि हम मेराइन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल वे में यूज़ कर सकें। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ताकि हम रीजनल रिसाइलेंस जो है वो एक लेकर चले, जो नेचुरल डिजास्टर्स है उनको लेकर। एकेडमिक और साइंस कॉपरेशन रहता है हमारा, और टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज भी रहते हैं, जिसमें हम रीजनल टूरिज्म को एनकरेज करने की बात करते हैं, प्लस साथ में पीपल टू पीपल कनेक्शन और कॉपरेशन की भी यहाँ पर बात की जाती है। तो हम यहाँ पर
3C का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कनेक्टिविटी, कॉपरेशन और साथ में आता है कोलैबोरेशन। उसके बाद एट द एंड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में हम भी जो है वो इनके जो है वो आंसर्स को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो अभी जो पहला क्वेश्चन रहता है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डिड राणा संगा डिफीट इन द बैटल ऑफ कातोली। 1518 में बैटल ऑफ कातोली हुई थी, तो उसने किसको डिफीट किया था? ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, इब्राहिम लोदी, जो आपको याद रखना है। और जो फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है ना, अगर हम बात करिए लोदी डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ IORA। अभी हमने बात करी कि इसमें 23 मेंबर्स है, तो ऑप्शन है इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो इसका जो मेंबर नहीं है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, इसका मेंबर नहीं है। उसका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की रीज़न फॉर राइजिंग NPA इन इंडिया। जो नॉन परफॉर्मिंग एसिड अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, क्यों जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं? तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, पुअर क्रेडिट अप्रेजल बाय द बैंक, ठीक है, विलफुल डिफॉल्ट बाय द कॉर्पोरेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, पुअर क्रेडिट अप्रेजल बाय द बैंक्स, तो मेन कारण रहेगा। उसका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द वर्ल्ड टॉप मिल्क प्रोड्यूसर। योर ऑप्शंस आर चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और ब्राज़ील। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस इज डिसीजन टू ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स का है, ठीक है, याद रखना ये ब्रिक्स का बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ इंडोनेशिया। प्लस अभी आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि ब्रिक्स का जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन बना है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट इज प्लानिंग टू डेवलप द गंगा एंड शारदा रिवर कॉरिडोर टू बूस्ट रिलीजियस टूरिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद द इंडिया टू कोलैबोरेट ऑन मैरीटाइम डिजिटाइजेशन एंड डीकार्बनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंगापुर, रिसेंटली उन्होंने साइन किया है। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।